नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव का शोरगुल अब खत्म हो गया है। पिछले लगातार 11-12 दिन से प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जा रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे कि उनके पक्ष में मतदान करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी जान फूंक दी है, पूरी ताकत फूंक दी है चुनाव के अंदर। आज हमारे साथ में चुनाव को लेकर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से। हमारे साथ हैं धर्मेश जी शर्मा, विष्णु जी परिहार और श्याम जी गुजर। लगातार उन्होंने भी इस चुनाव को बहुत करीबी से देखा है। आखिर 11-12 दिनों के इस चुनाव के अंदर किस तरह की तस्वीर थी, किस तरह का लोगों के बीच में जनसंपर्क था, नेता लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। नीमच की हम बात करेंगे, जावद की बात करेंगे और मनासा की बात करेंगे। लगातार MP44 ने आपको तीनों ही विधानसभा की खबरें पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मेश जी शर्मा से। धर्मेश जी, स्वागत है MP44 में आपका। धन्यवाद दीपक। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार लगातार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि भाजपा को अपनी सरकार बचानी है तो कांग्रेस को सरकार में आना है। दोनों ही दलों ने पूरी ताकत और पूरी जान फूंक दी थी इस बार चुनाव प्रचार में। अब चुनाव प्रचार का शोरगुल ख़त्म हो गया है। किस तरह की तस्वीर होगी नीमच विधानसभा की? दीपक, जहाँ तक नीमच का सवाल है, गत चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी चयन में थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी चयन में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, उसको मैं गड़बड़ ही कहूँगा। लेकिन इस बार प्रत्याशी चयन का अगर हम पैमाना देखें तो कांग्रेस ने नीमच से उमराव सिंह गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया। दिलीप सिंह जी प्रत्याशी 2013 में भी थे, 2018 में भी रहे वो, और अब 2023 में भी हैं। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि नीमच विधानसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी कोशिश की है चुनाव प्रचार में घर घर पहुंचने की, गांव-गांव पहुंचने की, और लगभग दोनों ही प्रत्याशी उसमें सफल भी हुए हैं। और ये सुखद आश्चर्य की बात है दोनों प्रत्याशियों के लिए कि दोनों ही प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन जनसंपर्क के दौरान मिला भी है। लेकिन क्या है, जनसंपर्क में दिया गया आशीर्वाद क्या मतदान में कन्वर्ट होगा उनके पक्ष में, ये बड़ा सवाल जो 3 तारीख को हमें पता चलेगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी और दोनों ही दल कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रचार का जो परिणाम 3 दिसंबर को आना है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वोट शहर का गिरेगा, शहर के मतदाता सबसे ज़्यादा हैं नीमच शहर के, शहर का वोट जिसने भी अपने पक्ष में कर लिया, मेरा ऐसा मानना है कि विजय श्री का सेहरा उसके सिर पे बंधेगा। एक बड़ी बात की है आपने कि नीमच शहर की विधानसभा की बात करें तो नीमच शहर का वोट जिसको मिलेगा वो विजयश्री होगा। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा आपसे, टिकटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में दोनों में घमासान था जी। 3 बार के विधायक दिलीप सिंह परिहार, चौथी बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो वहीं दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने उमराव सिंह गुर्जर को एक बार फिर मैदान में नीमच से प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही दलों के अंदर नए चेहरे की मांग की जा रही थी। भाजपा के अंदर युवा चेहरे की मांग थी तो कांग्रेस में भी युवा चेहरे की मांग की जा रही थी। लेकिन भाजपा ने वापस पुराने चेहरे उतारा है तो कांग्रेस ने जो मनासा में जो जिनको उम्मीदवार बनाया था उमराव सिंह गुर्जर, एक बार फिर नीमच से उनको प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है कि ये नाराज़गी दोनों पार्टियों को झेलनी पड़ेगी? टिकट चयन में विरोधाभास हमेशा होता रहा है। कोशिश सभी करते हैं पर टिकट किसी एक को मिलना होता है। और अगर दोनों ही दलों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में जो बड़ा अंतर है वो ये है, संगठनात्मक स्तर पर भाजपा में टिकट के लिए डिमांड की जा सकती है, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर भीतरघात जैसी स्थितियां बहुत कम निर्मित हुई है। कांग्रेस में ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस बार कांग्रेस के 2 युवा चेहरे टिकट के लिए अब दौड़ में थे, भानु प्रताप सिंह राठौर और तरुण बाहेती। उनको टिकट नहीं मिलना कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के लिए निराशा लेकर तो आया है। लेकिन अब ये निराशा क्या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी या भाजपा से दिलीप सिंह परिहार को फिर रिपीट किया जाना, उससे जो पक्ष निराश हुआ है, पवन पाटीदार दौड़ में थे, क्या उनके समर्थक भाजपा को कहीं क्षति पहुंचाएंगे? ये दोनों ही स्थितियां दोनों ही दलों के अंदर निर्मित होने वाली हैं। भाजपा में भी ये रहेगा
कि टिकट के जो प्रत्याशी थे, जिनको टिकट चाह रहे थे, जो कि हमें टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस में इसका असर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दो युवा चेहरे, दो युवा चेहरों में से एक चेहरा तरुण भायती को इस शहर ने देखा है काम करते हुए, और उनको बहुत हद तक ये था कि तरुण भायती टिकट लेके आएंगे, लेकिन वो टिकट, चूँकि टिकट चयन का मामला पार्टी स्तर का होता है, लेकिन चुनाव में, मतदान में टिकट नहीं मिलने की निराशा अगर किसी दल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी तो वो कांग्रेस रहेगी। नीमच की हम बात करें तो धर्मजीत शर्मा ने बताया है कि कहीं ना कहीं जो युवाओं की जो बात की जा रही थी भाजपा और कांग्रेस के अंदर, कहीं ना कहीं टिकट बदलने को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सेंधमारी हो सकती है, इस प्रकार की बात सामने आई है। अब हम बात करेंगे जावद की। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु परिहार। विष्णु जी, स्वागत है एमपी फोरम का। धन्यवाद। जावद की हम बात करें तो लगातार वीरेंद्र कुमार सकलेचा से लेकर वर्तमान में ओम प्रकाश सकलेचा तक त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, और इस बार 2023 के अंदर भी वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। हर बार वहाँ कांग्रेस के बागी हुआ करते थे, लेकिन पहली बार जावद में भाजपा की बागी है पूरणमल अहीर। कल समंदर पटेल हो या ओम प्रकाश सकलेचा हो या पूरणमल अहीर हो, तीनों ने अपना जो आखिरी जनसंपर्क था, जो शोरगुल जो ख़त्म हुआ, पूरी ताकत झोंक दी है और ऐतिहासिक जनसंपर्क जावद की सड़कों पर निकाला गया है। किस तरह की तस्वीर देखते हैं जावद की आप? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प चुनाव है दीपक इस बार जावद का। कहना पड़ेगा कि अब तक के चुनाव में ख़ास तौर से मंत्री जी जो हैं वीरेंद्र जी सकलेचा के समय से अभी वर्तमान जो मंत्री जी, उनके पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा जी, तब तक के चुनाव का हम सिनेरियो देखते रहे हैं, तो वहाँ पर बागी प्रत्याशी हमेशा मैदान में रहा है और उनके कारण परिणाम प्रभावित होते रहे हैं। इससे पहले के लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस में बागी प्रत्याशियों के कारण फैसला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रहा है, और उसका नतीजा ये रहा कि लगातार जीत के बाद में ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री बने। पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिली है, और वो भी खुले तौर पर मैदान के भीतर। आपने शायद जब कवर किया होगा तो उस दौरान आपने देखा भी होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी उस स्तर पर जाकर के और प्रचार करने में मशगूल दिखे कि उनके साथ में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम था, उत्साह था, वो सड़कों पर इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे किसी पार्टी ने टिकट दिया हो। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी कभी भी जावद में विनिंग पोजीशन में नहीं देखे गए। इस बार यदि ऐसा होता है तो ये वास्तव में चमत्कार ही होगा। लेकिन कहना ये ज़रूरी है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस में बागी प्रत्याशी के कारण ओम प्रकाश सकलेचा 4,500 मतों से चुनाव जीत पाए थे, जबकि बागी प्रत्याशी समंदर पटेल 33,000 वोट लेकर के गए थे। जीतने की स्थिति उस समय नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को हराने की भूमिका जरूर अदा की। अब इस समय जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, ये किस तरह का है, इसमें निर्दलीय प्रत्याशी कितना दम भर पाते हैं और वो किस स्तर तक इसको ले जाते हैं, ये तो आपको 17 के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस बार कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है समंदर पटेल, लगातार स्थानीय जो उम्मीदवार थे वहाँ पे, लगातार कांग्रेस की जो वहाँ पे मजबूताई से जो कांग्रेस को मजबूत कर रखा था, राजकुमार अहीर, सत्यनारायण पाटीदार, ये लगातार कई सालों से वहाँ कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे। लेकिन एन वक्त पे समंदर पटेल को टिकट देने के बाद में बगावत भी देखी गई आपने, तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस की जो अंदर भीतर घात है, क्या कांग्रेस को दिक्कत देगी? वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो पूरणमल अहीर के साथ युवाओं का जन सैलाब दिख रहा है, तो ये चुनाव किस ओर जाएगा? ये तो वास्तव में दिलचस्प है मामला कि जिस तरह से पूरण अहीर ने धीरे धीरे जनसंपर्क के दौरान अपना समर्थन बढ़ाया है, वो उनके लिए काबिल तारीफ़ है। लेकिन वो इस चीज़ को वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। आपने जैसा कि कहा है कि समंदर पटेल जिस तरह से टिकट लेकर के आए हैं, और उसके बाद में कांग्रेस में जो बगावत के स्वर देखे गए, ख़ासतौर से राजकुमार अहीर के समर्थकों में या सत्यनारायण पाटीदार के समर्थकों में जो नाराज़गी देखी गई थी, और वो सार्वजनिक भी हुई, तो मानना चाहिए इस बात को। तो इसको कोई इनकार नहीं किया जाएगा इस बात से कि कांग्रेस में नाराज़गी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी तो सड़क पे सीधे सामने ही आ गई। तो ये दिलचस्प है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावती तेवर थे, उन्होंने फॉर्म भरा और उसके बाद में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और
दम ठोक करके लड़ रहे हैं। कांग्रेस में ये स्थिति नहीं बनने दी। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनिक स्तर पर जो कसावट अब तक हम लोग देखते आए हैं वो इस बार हमने कांग्रेस में देखी है। कांग्रेस की एक प्रभारी बन करके नूरी खान उज्जैन से नीमच आती है और टिकट वितरण से लगा करके, नामांकन दाखिल करने से लगा करके और फॉर्म वापस विड्रॉ करने के बाद की जितनी भी परिस्थितियां बनी वो तीनों ही सीट पर उन्होंने कंट्रोल की है। तो ये डैमेज कंट्रोल का जो उनका फार्मूला जो भी रहा हो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो कांग्रेस में ये चीज़ सार्वजनिक नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी में मैदान में है। हमारे साथ में नीमच जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्याम जी गुजर भी हैं, उनसे हम बात करेंगे मनासा को लेकर। समझी, स्वागत है MP फोरम आपका। लगातार विधानसभा चुनाव में आप तीनों विधानसभा घूमे हैं। मनासा की बात की जाए तो मनासा में लगातार ये मांग की जा रही थी कि स्थानीय को उम्मीदवार बनाया जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही दलों के अंदर स्थानीय उम्मीदवार की मांग की जा रही थी। लेकिन देखा गया है कि भाजपा से तो वापस माधोजी मारू को मौका दिया है, तो कांग्रेस से जो मंदसौर से हारे हुए थे नरेंद्र जी नाटा, पिछली बार उनको मंदसौर से मौका दिया और वापस बाहरी उम्मीदवार को नीमच थोपा गया। ये कहना था कांग्रेस का पाकिस्तान लोगों का, तो बाहरी उम्मीदवार बनाया गया नरेंद्र जी नाटा को। तो क्या लगता है मनासा के अंदर इस बार कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला, फाइट टाइट देखी गई, इस बार क्या देखने को मिल रहा है आपको? जी, आपने बिल्कुल सही कहा दीपक कि कड़ा मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल तो रहा है। लेकिन जब शुरुआती दौर में जब ये टिकट घोषित हुए थे, माधव मारू की बात करें अपन बीजेपी से और कांग्रेस से अगर नरेंद्र नाटा जी की बात करें तो वो भी, उनको जब टिकट मिला तो भारी विरोध कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से देखने को मिला था। स्थानीय का मुद्दा वहाँ हमेशा प्रभावी रहा है। लेकिन पिछले कई चुनाव अगर अब हम देखें तो अगर नरेंद्र नाटा जी की बात करें, चाहे कैलाश जी चावला की बात करें, चाहे उमराव सिंह जी की बात करें, तो बाहर से ही किसी न किसी को कैंडिडेट बनाकर वहाँ भेजा गया और वहाँ की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया भी है, जिताया भी है, हारे भी हैं। लेकिन इस बार के जो चुनाव है वहाँ पर बड़े ही दिलचस्प मोड पे अब जो है कहीं ना कहीं अंतिम दौर में चले गए हैं। जब आपने देखा होगा कि टिकट घोषित हुआ तो नरेंद्र नाटा का भारी विरोध हुआ और बड़ा खेमा जो है कांग्रेस का उनके सामने मंगेश संगई के नेतृत्व में खड़ा हुआ और उन्होंने अपनी बात संगठन तक पहुँचाई। लेकिन एन केन जो मान मनोवर वाली बात होती है तो उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग फिर से माने और एक जाजम पे वो बैठ गए। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो माधव मारू के खिलाफ बड़ा सपोर्टेज खड़ा हुआ। कैलाश चावला जो वहाँ से खुद विधायक रहे, मंत्री रहे, एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेतृत्व में वहाँ कहीं ना कहीं उनका टिकट को लेकर के भारी विरोध देखने को मिला। एक बड़ा जो बैठक बड़ी कुकड़ेश्वर के अंदर देखने को मिली और उनकी बात भी ऊपर तक संगठन तक गई है। मतलब कुल मिलाकर के दोनों ही तरफ से बड़ा विरोध जो है दोनों को ही झेलना पड़ा है। उसके बाद वो विरोध थम गया, अपनी अपनी जगह है। दोनों ही चुनावी दौर के अंदर चले गए, अपने अपने प्रचार में चले गए। प्रचार में जैसे जैसे चुनाव ये नज़दीक आते गए और अब एक दिन बचा है वोटिंग के अंदर, तो ऐसे में अब ये मुकाबला दोनों के बीच कड़ी टक्कर तक पहुंच गया है। शुरुआती दौर में माधव मारू काफ़ी लीड करते नज़र आ रहे थे क्योंकि पिछली बार वो 25,000 से ज़्यादा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ अगर मनासा की बात करें तो अब तक के सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले वे माधव मारू थे। तो वो दूसरी बार जब उनको टिकट दिया गया तो पहली बार जब नरेंद्र नाटा के सामने उनका नाम सामने आया तो ये था कि माधव मारू लीड कर रहे हैं और एक तरफा वे जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव चलता गया, जैसे जैसे प्रचार दोनों ही पार्टी की तरफ से चलता गया और अंदर से जो बातें निकल के आ रही है, हम भी फील्ड में गए, कुछ क्षेत्रों में जिस तरीके से माधव मारू को लेकर जो है कहीं ना कहीं विरोध है, उनकी भाषा शैली को लेकर कहें या उनकी कार्यशैली को लेकर कहें या भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के दिग्गज एक जाजम पे आकर के विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं माधव मारू को डैमेज जरूर कर रहा है। तो ऐसे में चुनाव अब इस मोड़ पर आके चला गया मनासा का कि दोनों ही तरफ से दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब जो है ये मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी में खड़ा नज़र आता है। बड़ा दिलचस्प, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उस दिन याद करोगे जिस दिन रिजल्ट आएगा कि मनासा का चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। नीमच और मनासा से भी ज़्यादा रोचक अगर किसी के परिणाम हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं मनासा के भी। बड़ा आपने कहा है कि मनासा का जो चुनाव बड़ा रोचक हो सकता है। पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला हो, चाहे भाजपा के बड़े दिग्गज हो, उन्होंने कुकड़ेश्वर में कहीं ना कहीं जब प्रत्याशी बनाया गया था माधव मारू को, उसको लेकर बड़ा विरोध हुआ था। तो वहीं आप जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में जब नरेंद्र नाटा का टिकट हुआ था उनके बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन कुछ समय दोनों ही दल के लोग शांत हो गए और मान मनोवर के बाद में दोनों ही प्रत्याशी मैदान में उतर गए। लेकिन देखा गया है कि नरेंद्र नाटा ने जिस तरह से जनसंपर्क किया है वो साइलेंट मोमेंट में किया है।
बहुत शालीनता से किया है। और अगर उसकी अपोजिट बात करें भाजपा प्रत्याशी माधव मारू की, तो उन्होंने बिल्कुल ढोल ढमाकों से गांव में भीड़ कर दिखाना। तो लगता है कि जो चुनाव है, जो मतदाता है, मनासा बिल्कुल साइलेंट है। जी, मनासा बिल्कुल साइलेंट है। मनासा का मतदाता बहुत समझदार मतदाता हैं, चाहे ग्रामीण का हो चाहे नगरीय, अगर वहाँ की नगर पंचायतों की बात करें तो बहुत साइलेंट मतदाता है। नाहटा जी की शैली की बात करें तो वाकई में वे जो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं और बहुत ही आप कहें कि वो 10 साल मंत्री रहे हैं, तो उनका चुनाव का पैटर्न वही है कि वो बड़े शांति से अपना चुनाव को उसको लेके गए। अच्छा, दूसरी तरफ माधव मारू है तो माधव मारू की छवि इसी तरीके से है कि वे बढ़ चढ़ के अपना जो है चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। जैसी मतलब उनके लिए कहा जाता है कि दबंग है तो वो दबंगता से चुनाव लड़ते हैं, दबंगता से अपनी बात रखते हैं। लोगों में नाराज़गी भी इस बात की उनको लेकर के ये कि माधव मारू स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी बात को बोल दिया या वह गाली गलौज करते हैं। लेकिन जब उनसे हमने बात की कि आप इस तरीके से आपके लोग नाराज़ होते हैं और आप गाली गलौज करते हो, वो तो कहते हैं कि जिस तरीके से एक वो तकिया कलाम हम कहते हैं, कई बार हम गाँव की भाषा में कह देते हैं, तो वो है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो उन बातों को लेकर के माधव मारू के खिलाफ इस माहौल को भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही खड़ा किया हुआ है। अब चुनाव अब इस दौर में चले गए हैं कि अब प्रचार प्रसार तो थम चुका है सारी चीज़ें, अब बातें जो है आपस में हो रही होगी, अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो इन कल की और आज की रात और आज का दिन इनके बीच में हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें या कांग्रेस की तरफ से बात करें तो वो जो नेता हैं, जो नाराज़ नेता हैं, वो हो सकता है कि दबे पाँव अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ कुछ ना कुछ काम करें, तो वो जो नाराज़गी है, वो जो चीज़ें हैं, वो दोनों तरफ से देखने को आपको मिलेगी। और एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं माधव मारू ने पिछली बार दर्ज की थी, तो हो सकता है कि इस बार जो है अंतर बहुत ही कम रहे, ज़्यादा उस तरह का बड़ा अंतर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा इस बार चुनाव के अंदर, चाहे नाहटा जी जीते चाहे माधव जी जीते। लेकिन जो है ये चुनाव वाकई में मनासा का मैं फिर बता रहा हूँ कि बड़ा रोचक चुनाव होगा। रिजल्ट भी यहाँ के आपको बड़े ही दिलचस्प देखने को मिलने वाले। बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा जावद मनासा नीमच का, इस प्रकार का कहना है हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का। आज भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, इन सभी की कत्ल की रात है, क्योंकि आज की रात इनको निकालना बड़ी भारी पड़ती है, क्योंकि जो कुछ होता है विधानसभा चुनाव में आज की रात है। हम वापस चलते हैं धर्मजी शर्मा के पास। धर्मजी, वो जैसे हमने बात करी थी, अब आज का जो रात है वो सेंधमारी की रात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल ताकत लगा रहे हैं जीतने के लिए। तो कहीं कांग्रेस के अंदर भितरघात है, युवाओं की जैसे आपसे बात की थी, तो वहीं भाजपा के अंदर भी बड़ा भितरघात है, क्योंकि जो संगठन के जो राजा हैं, जो जिलाध्यक्ष पहुंची पाटीदार, वो पूरी ताकत में लगे होते हैं टिकट लाने के लिए। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में भितरघात की बात देखी जा रही है। तो क्या लगता है चुनाव किस ओर किस मोड़ जाएगा और किसकी जीत होगी? निश्चित रूप से आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है और मतदान के पूर्व की जो रात होती है वो प्रबंधन की रात होती है। वो प्रबंधन मतदाताओं के प्रति भी होता है, वो प्रबंधन कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी होता है, वो प्रबंधन उन दिग्गजों को भी साधने के लिए होता है जो कहीं ना कहीं पार्टी के मत को प्रभावित करते हैं। तो दोनों ही दल निश्चित रूप से कल जनसंपर्क थमने के बाद से, प्रचार थमने के बाद से, दोनों ही प्रत्याशी अपने चुनिंदा समर्थकों के साथ उन मतदाताओं तक भी पहुंच रहे हैं, उन परिवारों तक भी पहुंच रहे हैं। और ये इनके इन प्रकार हैं, उसमें अतीत की गलतियां भी है, वो उसके लिए क्षमा भी मांग लेंगे। कोई नाराज़ हुआ है तो उसको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसको आश्वस्त किया जाएगा कि भाई देखो मैं आ गया मतलब तुम आ गए। राजनीति में यही होता है, साधने के लिए इससे बढ़िया कोई मूल मंत्र नहीं होता कि मैं लड़ रहा हूँ या आप लड़ रहे हैं, बात एक ही है, मैं जीतता हूँ मतलब आप जीतते हैं। और जब कोई प्रत्याशी इस स्तर पे जाके समर्पित होता है किसी के सामने, तो निश्चित रूप से जो बगावत के थोड़े बहुत भीतरघात की जो आशंकाएं रहती हैं वो कहीं ना कहीं निर्मूल साबित हो जाएंगी दोनों ही दलों की तरफ से। हम चलते हैं जावद की तरफ। विष्णु भैया, जावद में जो भाजपा के और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों बाहुबली हैं। समंदर पटेल की बात की जाए तो बोलते हैं सूटकेस भर के नोट लाए हैं, तो वहीं ओम प्रकाश सकलेचा लगातार 4 बार के विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं। तो क्या लगता है जावद में इस बार धनमल चलेगा कि चेहरा चलेगा? दरअसल बात ये है कि जावद में एक मुद्दा बड़ा तेज़ी से चलाया जा रहा था शुरुआत में कि बाहरी व्यक्ति। समंदर पटेल के लिए ख़ास तौर से ये बात कही गई थी, लेकिन जावद ने ही अचानक दिल्ली से आते हैं सकलेचा, बाहरी व्यक्ति, और उनको सर आंखों पर बैठाया है। इस बार भी ये समंदर यदि बाहर से आए हैं तो वो पहली बार नहीं है, इससे पहले का वो चुनाव लड़ चुके, 15 साल का उनका वहाँ कामकाज है। ठीक उसी तरह से जैसे सकलेचा ने आकर के और वहाँ पे अपनी जड़ें जमाई। तो मुझे नहीं लगता कि बाहरी वाला मुद्दा जावद जैसी जगह में बहुत
प्रभावशील है, क्योंकि दोनों ही दलों ने बाहरी लोगों को वहाँ से टिकट दिए भी हैं। इससे पहले राजकुमार अहिर का देख लीजिए कांग्रेस में, और भी कई। तो ये चीज़ तो, ये फैक्टर तो वहाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बात दरअसल ये है कि जावद की जनता के मन में कौन घुस पाता है। क्या ये वो बात है कि लगातार एक चेहरा देख करके और वहाँ की जनता ने जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं शुरू की थी, नया चेहरा चाहिए, बदलाव चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वो चीज़ अभी तक बनी हुई है, या फिर कांग्रेस में कि नहीं स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जावद में अब तक बहुत हुआ। तो ये दोनों तीनों मामले जो हैं बड़े उलझे हुए हैं, बड़े पेचीदा हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा जनसंपर्क से ज़्यादा प्रचार प्रसार पे ध्यान दिया गया है, और उसमें इतनी ताकत झोंकी है उन्होंने, चाहे जनबल चाहे धनबल, इतना ज़्यादा लगाया गया है कि पूरे तीनों सीटों का मिला लें और अकेले जावद का मिला लें, बराबर आपका आंकड़ा बैठता है। तो इस स्थिति में आप देखिए कि निर्दलीय भी कहीं कम नहीं अपने आप को आंक रहे हैं, और लोग उनको देख भी रहे हैं उसी स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सकलेचा भी कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ समंदर के बारे में तो समंदर जैसी बातें होती ही है। तो बड़ा दिलचस्प है मामला। निर्दलीय पर निर्भर करेगा कि वो इस चुनाव को किस दिशा में ले जाते हैं। निर्दलीय पे दिशा तय करेगी जावद की। श्याम जी, मनासा अभी जाते हैं अपन। मनासा में जो विरोध देखने को मिला था हमको, माधव मारू के लिए भी और नरेंद्र नाटा जी के लिए भी, क्या लगता है कि आज की रात उन दोनों के लिए कत्ल की रात होगी? क्योंकि जहां माधव मारू पिछली बार हज़ारों मतों जीते थे, तो नरेंद्र नाटा की हम बात करें तो लगातार पिछले चुनाव लगातार हारते आए हैं। तो इस बार स्थानीय जो मतदाता है मनासा का, उसके मन में क्या चल रहा है? स्थानीय मतदाता के मन में तो बड़ा द्वंद्व है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि माधव मारू का एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। वो दबंगता से और बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते हैं, और लोगों ने उनको पिछली बार उन्हीं के इसी दबंगता और बाहुबल के कारण ही उनको पसंद किया था, और इतने मतों से उनको जिताकर भेजा था। पर इन 5 साल के अंदर जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदली, कई बार आरोप प्रत्यारोप उन पे लगे, कुछ रिकॉर्डिंग हमने पिछली बार की इस बार की हमने अभी भी सुनी और देखी और सुनाई दी, तो उससे कहीं ना कहीं मतदाता में थोड़ा संशय पैदा हुआ। और फिर उसके बाद में एकदम से जिस तरीके से कैलाश चावला जैसे एक बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता वे सामने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मतदाता या भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, उनके मन में डाउट जरूर अब आया है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जब शुरुआत में जब चालू हुआ था चुनाव, तब माधव मारू लीड करते नज़र आ रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी का चला गया। हाँ, ये जरूर है, अभी भी ये मानता हूँ मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर उसको खसक जाना या उसको, जैसे भी आपने कहा कि माधव मारू का एन वक्त पे चुनाव के टाइम पे कई ऑडियो वीडियो वायरल हुए, कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तो क्या लगता है कि इन आरोपों का खामियाजा उनको जो मतदान होगा उसमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल ये चीज़ों का फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ पाता है ना। नरेंद्र नाटा जी जो है, क्या वाकई में कितना उस मतदाताओं तक उन चीज़ों को ले जा पाए, या अपने प्रचार प्रसार या अपने बयानों के माध्यम तक कितना उन पे जो है समर्थन जुटा पाए हैं, या कितना कन्विंस कर पाए हैं कि वाकई में जो मैं आरोप लगा रहा हूँ ये चीज़ें सामने आई है, वैसे ये मारू जी हैं। क्या जनता अगर इस बात को अगर ले लेती है और उनके दिमाग में बैठ जाती है और जनता इस बात को मान लेती है और उस पर जा कर के उसको सोच करके वोट करती है, तो वो वोट विरोध में माधव जी के जाने वाला है, और कुछ परसेंट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि असर तो पड़ता ही है। तो ऐसे में तभी तो मैंने आपसे कहा कि वो जो बड़ा एक जो अंतर था, बड़ी जीत का अंतर था, वो बहुत ज़्यादा सिमटने वाला छोटा कोई भी वहाँ चुनाव जीतेगा, चाहे नाटा जी की बात करें चाहे माधव जी की बात करें, दोनों में से जो जीतने वाला है उसका अंतर 5 से 10 ही हो सकता है। तो ये किसी भी तरफ जाने वाला चुनाव है कि 5 से 10 हज़ार वोटों से अगर हार जीत गई है तो वो किसी की तरफ भी जा सकती है। माधव जी अभी भी मैं कहूँगा कि लीड इसलिए कर रहे हैं कि उनके पीछे 25,000 वोटों की एक बड़ी जीत खड़ी है। तो ऐसे में वो जो एक बड़ा गड्ढा है वो नरेंद्र नाटा जी के लिए पाट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पाट पाना बड़ा मुश्किल है। श्याम जी ने कहा क्योंकि पिछली बार मनासा से 25,000 वोटों जीते थे माधव मारू। हम वापस जाएंगे दर्शन शर्मा जी के पास। धर्मेंद्र जी, देखा जाए अब हम नीमच के अलावा प्रदेश पे जाते हैं। प्रदेश की हम बात करें तो लगातार पिछले 4 टर्म से भाजपा सरकार है प्रदेश में। भाजपा को अपनी पार्टी पूरी बचानी है, उनको अपनी सत्ता बचानी है, तो कांग्रेस को पिछले 20 सालों से जो सूखा दिख रही कांग्रेस सत्ता में आने के लिए पूरी झटपटा रही है, पूरी ताकत लगा दी है।
पहली बार ऐसे देखने को मिला है कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह एक होकर लगातार कांग्रेस के लिए जगह जगह दौरे कर रहे हैं और पूरी जान फूंक दी है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। तो क्या लगता है 2023 के अंदर एक बार फिर कांग्रेस सरकार बन पाएगी या भाजपा अपनी सरकार बचा पाएगी? दीपक, यहाँ थोड़ा सा मैं संशोधन कर लूँ। 2018 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जीता था और बहुत करीब की ही दोनों के बीच फाइट हुई थी। 114 का स्कोर 2018 में कांग्रेस लेके आई थी और 108-109 के लगभग भाजपा को मिली थी सीटें। लगभग यही सिनेरियो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं कि एक तरफा कांग्रेस सरकार आ जाएगी। भाजपा को जो पिछली बार का जो डैमेज भाजपा का हुआ था वो सपाक्स आंदोलन के कारण हुआ था। भाजपा के जो सीटें कम हुई थी उसमें बड़ा रोल प्ले किया था सपाक्स आंदोलन ने। इस बार ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए एक तरफा कोई परिणाम कांग्रेस के या भाजपा के पक्ष में आएगा ऐसा सूरत हाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ। स्कोर वही 115, 116 बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। तो दोनों ही दलों के लिए मालवा निमाड़ का ये जो बेल्ट है जहाँ से 60 सीटें आती हैं, 66 सीटें, ये 66 सीटें जो मालवा और निमाड़ अंचल की हैं, यहाँ जिस दल ने अपना दबदबा दिखा लिया, आप तय मानिए राजधानी में उसी की सरकार बैठेगी। मालवा और मेवाड़ जितने की ताकत जिसने फूंक दी, चाहे भाजपा और कांग्रेस है, सरकार उसी की बैठेगी। विष्णु भैया, प्रदेश पे बात करूँ आपसे, इस बार देखा गया शिवराज सिंह चौहान को भाजपा का चेहरा नहीं बनाया गया है, प्रदेश सरकार का चेहरा नहीं बनाया गया है। मोदी के चेहरे पर वापस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में है मोदी, इस प्रकार का स्लोगन और नारा दिया गया है। तो क्या लगता है कि भाजपा को डरता शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से, क्योंकि भाजपा ने अपना चेहरा कुछ नहीं किया, वहीं कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इस बार कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे बहुत सोच समझ के टिकट एंड टाइम पे वितरण किए गए। तो इस बार क्या लगता है प्रदेश में? बिल्कुल सही है आपका ऐसा मानना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रही थी और इसके परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे थे। एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर पैदा हो गया था, शुरू हो चुका था। पहली और दूसरी सूची जब भारतीय जनता पार्टी की आपने देखा होगा जारी हुई तो ज़बरदस्त विरोध कई जगह देखने को मिला, लेकिन आखिरी सूची जब जारी हुई तो आखिरी सूची में ज़्यादातर उन्हीं चेहरों को तवज्जो दी गई जो शिवराज सिंह चौहान से कहीं ना कहीं कनेक्ट थे। ऐसा ही करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को साधने की कोशिश तो की है, क्योंकि उनकी लाडली बहना योजना जो है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए अमृत बूंद था और अंतिम दौर में एक तरह से निराशा के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी चली गई थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक जैसे ही खेला, उसके बाद में एकदम से भारतीय जनता पार्टी में नई जान आई। यानी मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को कवर करने का उन्होंने जो पैंतरा आजमाया, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसें वापस से लौटाने में कामयाब रहा। अब उसके बाद जब चुनाव की बारी आती है, तब तक ये बात हमने खुद ने देखी है कि एक समय ये भी हुआ कि कैंपेनिंग की जब शुरुआत होती है तो नरेंद्र मोदी जब भोपाल में रैली करते हैं तो उन्होंने मंच से जब शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया तो लोगों में बड़ी चर्चा का विषय हुआ। ये बात सहज भी थी और दूसरे तरीके से इस बात का चूँकि पहले ही तय कर लिया गया था कि यदि शिवराज सिंह चेहरा होंगे तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो, इसलिए सीधे तौर पे मोदी का चेहरा इस पूरे चुनाव में लाया गया और मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी ये स्लोगन दिया गया। उसके बाद में लगातार शीर्ष नेतृत्व की रैलियां हुई जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। लेकिन दीपक, आपको एक बात मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं जो बताना चाहूँगा कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे और भी कई बड़े नेता हो, इन तमाम नेताओं की जिस दिन जहाँ पर रैलियाँ हुई, जैसे नीमच में नरेंद्र मोदी की रैली हुई, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा गंभीरता से लोगों ने उस पर चर्चा नहीं की। जबकि हम इन्हीं चुनाव के दौरान ये स्थितियाँ भी देखते रहे हैं कि कोई इतना बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके बाद में 5-6 दिन तक तो उन्हीं की बातें चलती रहती है। दूसरा, नीमच के बारे में जिसने भी फीडबैक दिया होगा नरेंद्र मोदी जी से जो बात कहलवाई, ये आप अपन मालवा पे आए हैं कि 500 उद्योग की जो बात कही वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एकदम उतरी नहीं, लेकिन लोगों ने समझा है कि इतना बड़ा व्यक्ति यदि कोई बात बोल रहे हैं तो गंभीरता रखनी चाहिए थी स्थानीय नेतृत्व को और शीर्ष नेतृत्व को कि नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यहाँ पे कौन सी बात कहलवानी है जो मालवा को इफ़ेक्ट करती हो। अफीम जैसे मुद्दे पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई,
बेरोजगारी पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, तो ये एक बड़ी बात है चूँकि अफीम केंद्र का मामला है। अब आपको दूसरी तरफ मैं ले चलता हूँ कि यहीं पे पड़ोस में जावद में राहुल गांधी आए, लेकिन दूसरे दिन लोग भूल गए। उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर ही पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि बड़े नेताओं की रैलियों और सभाओं को लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बार गंभीरता से नहीं लिया है। ऐसे में आप देख लीजिएगा कि मालवा के जो परिणाम, जैसा कि मुझसे पहले धर्मेंद्र जी ने बताया है, वाकई मालवा के परिणाम ही मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई मामले अदा करेंगे, इस प्रकार कहना है विष्णु जी का। एक बार वापिस में जाऊँगा शाम जी को। शाम जी, अंतिम सवाल। भाजपा और कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की लंबी लाइन थी। नीमच में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी नीमच में आते हैं और वहीं जावद के डिकेन में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सभा करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हवाओं का रुख किस तरफ जाएगा, ये बात सही है कि अभी तक पता नहीं पड़ पाया है। इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ गए, लेकिन अभी तक लोगों की भावनाएं को, मन को टटोल नहीं पाए, लोगों की भावनाएं बदल नहीं पाई कि प्रत्याशी एकदम साइलेंट है। तो क्या लगता है कि इस बार वापस प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बन पाएगी या कांग्रेस सरकार में पहुंच पाएगी? जी दीपक, एक बड़ा जो है संशय इस बार वाकई में खड़ा हुआ कि पिछली बार इतना ज़्यादा अच्छा माहौल कांग्रेस का नहीं था, उसके बावजूद जो है कांग्रेस सरकार में आ गई। 114 सीटें करीब उनको मिली और उन्होंने सपा और जो अन्य थे उनसे मिलकर के सरकार कांग्रेस की बन गई थी। पर इस बार जो है चुनाव के पहले चालू होने से पहले ही जो हवाओं का रुख बदला सा नज़र आ रहा था। कांग्रेस के पक्ष में एक तरह से माहौल देखने को मिला था, जैसा कि वरिष्ठ हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने बताया, विष्णु जी ने भी बताया कि लाडली बहना जो एक मास्टर स्ट्रोक जो शिवराज सिंह जी ने खेला, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ बढ़ा और वो इस स्तर पे बढ़ा कि वो फाइट में आए। नहीं तो ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी पूरी बैकफुट पे थी, कांग्रेस पूरी तरह से हावी थी। उनके नेता, जो बड़े नेता हमेशा जो गुटबाजी देखने को मिलती थी, वे एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे थे। टिकट वितरण में भी जो है शुरुआती दौर की बात करें, दूसरे दौर की बात करें तो उनके टिकट वितरण भी बहुत अच्छे चुने गए। उन्होंने स्थानीयों को प्राथमिकता दी, या जो कहें जीतने वाला या सर्वे को भी उन्होंने कहीं ना कहीं आधार रखा। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार लीड करते हुए कहीं ना कहीं सरकार में आ सकती है। लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान वो एक चतुर चालाक राजनीतिज्ञ है। उनके जो थिंक टैंक है, उनके पीछे जो काम करने वाली टीम है, उसने इन चुनाव के पहले, जैसे कि लाडली लक्ष्मी वे लेके आए, उसके बाद में लाडली बहना चुनाव के पहले आए, वो बड़ा इफेक्ट करने वाली, बड़ा फैक्टर इस बार साबित होने वाली है। इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी अभी तक मध्य प्रदेश में मुकाबले में बनी हुई है। नहीं तो आपको बता दो दीपक जी, ये पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुके होते हैं। और हम जो मालवा की बात कर रहे हैं या ग्वालियर की बात करें या और भी अगर क्षेत्र की बात करें, तो उन क्षेत्रों में हालात खराब ही थे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के अंदर बड़े दिग्गजों को आपको चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। क्यों उतारना पड़ा आपको? ये सोचने का विषय था, सबको सोचने में आया कि साहब ऐसी क्या जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि मंत्री और सेंट्रल के लोगों को यहाँ जमीन पे उतारा? क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्रों में हालात खराब थी। अब जब उनको आपने वहाँ उतारा है, बड़े दिग्गजों को वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो मानते ही भारतीय जनता पार्टी के आसपास के क्षेत्र को भी कवर करेंगे, इफेक्ट होगी सीटें। इसीलिए तो बड़े लोगों को उतारा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये चुनाव चलता गया, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आके खड़ी हो गई है। और आज ये उसी स्थिति में वाकई में है कि पिछली बार जिस तरीके से 114-15 सीटें आई थी, धर्मेंद्र जी ने बताया, ये हम उसी के आसपास जाने वाले हैं, चुनाव उसी के आसपास देखने वाले हैं। 150 के दावे, 160 के दावे, सब जो है खोखले साबित होने वाले हैं दीपक। तो आप बने रहिए, हम भी बने रहे और जनता भी हमारे साथ बनी रहेगी। और ये 3 तारीख को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अप डाउन होते होते 3-4 बजे आपको क्लियर होगी पिक्चर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा, विष्णु जी परिहार, शाम जी गुजर, जिन्होंने अपनी राय जावद, मनासा और नीमच पर रखी विधानसभा चुनाव को लेकर। सबों ने ये बताया कि नीमच की हम बात करें तो नीमच के अंदर भी बड़ा ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, बड़ा ही जो कहीं ना कहीं। और जावद की बात कर जाएँ तो जावद के अंदर भी इस बार कई जो त्रिकोणीय जो मुकाबला है उसमें भी कई रोचक मुकाबले सामने आएंगे। और हम मनासा की बात करें तो मनासा भी एक अंदर की जो बाहरी और अंदर मुद्दे वाली बात थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला देखने की बात सामने आ रही है। लेकिन खैर तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि किसकी होगी सरकार और कौन होगा सरकार के अंदर। लगातार सभी प्रत्याशियों ने पूरी जान फूंकी थी अपनी पटे बचाने के लिए, जीत के लिए। MP44 ने भी लगातार आपको पल पल की अपडेट दिखाई तीनों विधानसभा की, और लगातार हम हर खबरों को दिखाते रहे जहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर रोचक मुकाबले वाली बात आई, प्रत्याशियों के विरोध वाली बात आई, हर खबर हम आपको दिखाते रहे। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।